So very good morning to all of you. Today we will be continuing wave optics. आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे एंड दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स जो इस सेशन के लिए इस साल के लिए है बिकॉज पोलराइजेशन इस बार कट गया है सिलेबस में से. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द प्रीवियस वीडियो आपने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, हमने डिराइव किया रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी. तो हम आगे बढ़ रहे हैं. सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं. टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और सेम फेज. देखो, अगर आप एक वेव को डिफाइन करोगे, एक वेव को अगर आपने डिफाइन करना है तो तीन फैक्टर पे डिफाइन करोगे आप वेव को. फ्रीक्वेंसी के बेस पे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेस. और जब आप दो वेव्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे क्या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या उनकी वेवलेंथ सेम है और क्या वो सेम फेस में है या उनमें कांस्टेंट फेस डिफरेंस है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप बोल सकते हो कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट. ठीक है, तो नोट यूजिंग अ डबल स्लिट कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी अचीव्ड. अच्छा, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मान लो दो बल्ब हैं, 200 वाट के बल्ब है, सेम बल्ब है मान लो, वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? वाई दे कैन नॉट बी कोहेरेंट? 200 वाट के बल्ब ले लिए, दोनों की पावर सेम है, तो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? It is because two independent sources can emit light of same frequency. वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट दे सकते हैं, सेम वेवलेंथ की लाइट भी दे सकते हैं, बट देयर फेज इज नॉट सेम. बट देयर फेज इज नॉट सेम मतलब तीन में से दो कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकती है, वेवलेंथ भी सेम हो सकती है, लेकिन उनका फेज सेम हो ये जरूरी नहीं है. इट मे वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. 0 to 2 पाई का मतलब 0 से लेके 360 डिग्री, मतलब 2 पाई 360. जो उसमें से जो वेव्स निकलेंगी सेम वेवलेंथ की निकल सकती है, सेम फ्रीक्वेंसी की निकल सकती है, बट वो किस एंगल से निकलेंगी ये मेजर करना मुश्किल, नियरली इम्पॉसिबल है कि वो किस एंगल पे निकलेगी. ठीक है, नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो हमारा फर्स्ट फिनोमिनन है. The phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources is known as interference of light. अब इससे पहले आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हो. When crest of one wave falls on the crest of other, when crest of one wave falls on the crest of other and trough of one wave falls on the trough of other, then the intensity will increase. इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और उस वक्त हम कौन सा बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, नोट, अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, बट व्हेन टू सोर्सेज ऑफ लाइट सुपर इम्पोज, देखो जो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब हम दो सोर्सेज को जोड़ देते हैं, सुपर इम्पोज करवाते हैं, देन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म. तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं पर ज्यादा इंटेंसिटी होती है, कहीं पर कम इंटेंसिटी होती है. और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहां पे ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ब्राइट बैंड. उसे हम क्या बोलेंगे? ब्राइट बैंड. और जहां पे इंटेंसिटी कम होगी उसे हम बोलेंगे डार्क बैंड. तो दो कंडीशन है, जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा मैक्सिमम वहां पे ब्राइट, और जहां पे कम वहां पे डार्क. एग्जांपल्स हैं इसके इंटरफेरेंस के. सोप बबल्स अपीयर्स कलर्ड इन सनलाइट, ऑयल फिल्म ऑन वाटर अपीयर्स कलर्ड इन सनलाइट, पीकॉक शो मल्टी कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये मैं बता चुका हूं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव कब? जैसे ये एक वेव है, ये इसकी क्रेस्ट और ये इसकी ट्रफ, ये एक और वेव है, ये अगेन इसकी क्रेस्ट, ये इसकी ट्रफ.
तो देखो दोनों का जीरो सेम टाइम पर, दोनों का मैक्सिमम भी सेम टाइम पर, वो बात अलग है। इन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका एम्पलीट्यूड है बी। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th में व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का जीरो सेम टाइम पे आ रहा है, मैक्सिमम सेम टाइम पे आ रहा है, मिनिमम सेम टाइम पे आ रहा है। तो ये दोनों की क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो ऐसे बन जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो रिजल्टेंट है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में ये वेव ऐसे, अब जहां पे क्रेस्ट है वहां पे ट्रफ आ रही है, और जहां पे ट्रफ है वहां पे क्रेस्ट आ रही है। तो अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी। ए बड़ा है बी से, तो ये बन जाएगा, और यहां पे जो आएगी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और आपको पता है जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड बढ़ेगा। तो ध्यान रखना तीन चीजें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बढ़ जाती है और बैंड कौन सा बनता है, ब्राइट बैंड बनता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी घट जाती है और डार्क बैंड बनता है। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशंस निकालनी है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ये हमारी पहले डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट टू वेव्स, दो वेव्स ले ली हमने y1 और y2, हैविंग एम्पलीट्यूड्स a एंड b। दो वेव्स है देखो, एक वेव ये वाली है, एक वेव ये वाली है। ये है y1 और ये है y2। y1 का एम्पलीट्यूड क्या होगा, a। ठीक है, तो आपको इक्वेशन पता है, आपने ये 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ है, a sin ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था ये। ए यहां पर एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है साइन ओमेगा टी। अगर वो साइन वेव है तो साइन आएंगे, कोसाइन होती तो यहाँ पे कोस भी आ सकता था। तो y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ये इसका फेज है और ये इसका फेज है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो इसमें फेज डिफरेंस है, बिल्कुल है। जो y2 है और y1 है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का। बिकॉज ये ओमेगा टी एंगल चल रहा है, ये ओमेगा टी प्लस फाई एंगल से चल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 हम करेंगे। और आपको अब साइन a माइनस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, तो ये जो आपको लिखा है a साइन ओमेगा टी एज इट इज रखेंगे, प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे फॉर्मूले से। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी बन गया a और फाई बन गया b। ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब क्या करेंगे हम, जो साइन ओमेगा टी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में साइन ओमेगा टी कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो ये क्या बचा, a प्लस बी कोस फाई, और ये वाला एक्सप्रेशन अलग से लिख लेंगे, कोस ओमेगा टी बी साइन फाई, इक्वेशन नंबर 3। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम टर्म्स कंसीडर कर लेंगे। a प्लस बी कोस फाई को हम r कोस थीटा लिख लेंगे, कैपिटल R कोस थीटा रिजल्टेंट के लिए। b साइन फाई को हम r साइन थीटा लिख लेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है हमने। फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू आर कोस थीटा प्लस
cos ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा। तो अगर मैं इसमें से r कॉमन ले लूं, दोनों में r है, r कॉमन ले लूं, तो साइन ओमेगा टी इंटू कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। दोबारा से मैंने यहां पे पुट कर दिया, r कॉमन ले लिया, ये किसका फॉर्मूला बना? यहां पर ओमेगा टी क्या हो गया? a यहां पर ओमेगा टी क्या हो गया? a और थीटा हो गया यहां पे b। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये आ गया, एक तो फॉर्मूला हो गया, तो ये रिजल्टेंट है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, जो आपने फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन जो ली थी, इसको स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी कोस फाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहां भी कर लेंगे, बी स्क्वायर साइन फाई साइन फाई सॉरी और यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब आपको दिख रहा है क्लियरली, राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जब आप इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस फाई है b के साथ प्लस 2ab कोस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये इसका करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्लियरली दिख रहा है आपके पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कोस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू भी 1 और इधर भी 1। मैथ्स में पढ़ा है आपने ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। ये फॉर्मूला किसकी तरह है? 11th में पढ़ा था हमने, ला सॉरी पैरेललोग्राम ला। ओके, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला था। अच्छा, अब ध्यान से, अब ये हमारे पास रिजल्टेंट की कंडीशन आ गई, ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो फाई है ना, फाई इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखो कैसे, अगर कोस फाई 1 है, अगर कोस फाई 1 है, और कोस फाई 1 कब होता है? कोस 2n पाई पे। 2n पाई का मतलब यहां पर, अगर जो कोस फाई 1 तब होता है जब आपके पास जो वैल्यू है वो या तो 0 हो, या तो 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई। कहने का मतलब ये है, जब आपके पास इवन होगा, जब आपके पास इवन होगा पाई, इवन पाई, तो तब वहां पे +1 आएगा। और मिनिमा के लिए कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, और कोस फाई की वैल्यू -1 कहां पे होती है? कोस 0 पर, यहाँ पे कोस 3 पाई पे, सॉरी कोस पाई पे, पहले पहले कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, कोस 7 पाई। मतलब अगर कोस ओड का हुआ तो मिनिमा बनेगा, अगर कोस इवन का हुआ तो मैक्सिमम बनेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे तुम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू n इंटीजर है, 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा, cos 0 प्लस 1 होता है। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा, cos 2 पाई प्लस 1 होता है। अगर मैं 2 पुट करूंगा n की वैल्यू तो cos 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। तो याद रखना ओड इवन का, अगर cos पाई ओड का है तो -1 और अगर इवन का है तो +1। तो यहाँ पे cos y अगर 1 हो गया तो क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो r मैक्सिमम a प्लस बी। उस तरीके से ये मिनिमा है a प्लस बी स्क्वायर, cos y की वैल्यू -1 है तो -2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकालनी है। पाथ डिफरेंस कंडीशन, इसका फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव। अब देखो इससे पिछले वाले जो पेज पे हम फाइव की कंडीशन निकाल चुके हैं। फाइव कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए 2n माइनस 1 फाइव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2n पाई और इसमें 2n माइनस 1। तो ये कंडीशन हो गई पाथ डिफरेंस की। तो मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होना चाहिए, मिनिमा के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 होना चाहिए। दिस शोज फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, अब इसी में हम आगे डेरिवेशन करेंगे थोड़ी सी। वी नो दैट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में याद है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, let I1, I2 and I are the intensity of sources S1, S2 and resultant। जो आपके पास वेव्स है उनका I1, I2 और I रिजल्टेंट के लिए। I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, जो Y1 का था ना, Y1 का एम्पलीट्यूड कितना था A, Y2 का कितना था B, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B स्क्वायर और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना था R। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के ए स्क्वायर, के बी स्क्वायर, के आर स्क्वायर। और हमें फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। तो यहाँ से ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, I1 अपॉन के, बी स्क्वायर का फॉर्मूला I2 अपॉन के प्लस 2ab। अब a की वैल्यू कितनी बनेगी, अंडर रूट I1 अपॉन के, b की वैल्यू अंडर रूट I2 अपॉन के cos फाइव। तो यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ठीक है, और ये आपका डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाना एक नंबर का कम से कम डायग्राम आ जाता है, एक या दो नंबर का। ठीक है, यहाँ पे जो डार्क है वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डॉटेड है वो ट्रफ को। ठीक है, ये मैं भी दिखा रहा हूं आपको एनिमेशन के साथ। कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, लैम्डा ज्यादा होना चाहिए। ये हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, फ्रिंज विड्थ में फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव है बिकॉज क्रेस्ट पे क्रेस्ट पड़ रही है और ट्रफ पे ट्रफ पड़ रही है। दिख रहा है, जो पहली वाली वेव है लाल वाली वो ऊपर की तरफ है उसकी क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ है उसका तो क्रेस्ट पे ट्रफ पड़ रहा है तो रिजल्टेंट घट जाएगा। ये है आपके पास, देखो दोबारा देख लो, ये दो सोर्सेज है। ठीक है, ये दो सोर्सेज हैं, इसमें से हमने वेव्स निकाल दी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। तो ये जो लाल वाला है आपके पास
ये ब्राइट बैंड और ये डार्क बैंड, फिर ब्राइट। इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है बिल्कुल। देखो, दो ब्राइट इकट्ठे नहीं हो सकते बैंड, दो डार्क भी इकट्ठे नहीं हो सकते। दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होगा। ये इस बैंड की पहचान है। ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। तो दो ब्राइट बैंड के बीच में एक डार्क बैंड, दो ब्राइट बैंड के बीच में एक डार्क बैंड, या आप ये बोल सकते हो दो डार्क बैंड के बीच में एक ब्राइट बैंड। जो ब्लू लाइन है वो क्रेस्ट है, जो ऑरेंज लाइन है वो ट्रफ है। The phenomenon of one wave interfering with another and the resulting distribution of energy in the space around the two sources called interference of waves। अब देखो यहाँ पे दोबारा से एक बार एनिमेशन का देख लो, ये जो डेरिवेशन हमने करी है अभी उसको दोबारा से। जो पहली वेव है इन्होंने E1 लिया है A sin ओमेगा टी, दूसरी वेव B sin ओमेगा टी प्लस 5। उसके बाद द वेव्स आर traveling with same speed, wavelength, frequency, time period, nearly equal amplitude, traveling in the same direction with constant phase difference of phi। अब क्या करेंगे? ओमेगा is the angular frequency of the wave, A and B are the amplitudes and E1 and E2 are the instantaneous value of electrical displacement। अच्छा हाँ, एक बात और हमने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ लिया, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नोन एज लाइट वेक्टर। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लाइट वेक्टर बोलते हैं। तो अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन दोनों को ऐड करेंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो A साइन ओमेगा टी प्लस B साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो E इज इक्वल टू दिस, B साइन ओमेगा टी को हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, A प्लस बी फाई को A कोस थीटा और B साइन फाई को A साइन थीटा कर लेंगे। तो हमारे पास मिल जाएगा E इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमने जो अपना वो किया है वहां पर हमने R लिया था, इन्होंने A लिया हुआ है, कैपिटल A। तो यहाँ से R का फॉर्मूला आ गया अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस फाई। और आपको पता है जब आप एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो उसका, तो वहां पे उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है। ये डायग्राम है इसका, यू कैन टेक दिस। यहाँ पर कैपिटल ए की जगह हमने आर लिया हुआ है, जो हमने जो डेरिवेशन की है। तो आप आर ले सकते हो या कैपिटल ए भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी। कैपिटल आर, ठीक है। अब हम वही डेरिवेशन करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए कोस पाई कितना होना चाहिए, +1, और वो कहाँ पे होता है जब E1 हो पाई। और ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन देखो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो देखो आई मैक्सिमम कब हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कब हुआ, A माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो A अपॉन बी है इसको बोलते हैं R, स्मॉल r। A अपॉन बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लो या कंपटीशन एग्जाम्स देख लो, इस एक्सप्रेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। what will happen to the intensity या what will be the effect on intensity if the amplitude is increased या is doubled। अगर एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूले से, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। या दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी इफ विड्थ, W क्या है यहाँ पर, विड्थ ऑफ द स्लिट, इफ विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड।
या इज डबल्ड, तो इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी डबल्ड। इज दैट क्लियर? I1 के सामने A1 स्क्वायर है, तो अगर एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी, लेकिन अगर विड्थ को डबल करेंगे तो इंटेंसिटी डबल डबल ही रहेगी। यहाँ पे उसने देखो कैसे करके दिखाया था एक्सपेरिमेंट। ये यहाँ पे एक सोर्स है, पहले सिंगल स्लिट से पास करेगा, फिर डबल स्लिट से पास करेगा। ये स्क्रीन, ये देखो, ये जो ब्लैक है वो डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो बैंड है ये ऐसे ही बना हुआ है कि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा फ्रिंज विड्थ का, वो हम इसमें करके दिखाएंगे। So thank you all.